नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गौरव पांडे आपके गौरव पांडे ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और जो क्लासेस है वो आप लगातार कर रहे होंगे। तो इसी एनसीईआरटी के अध्याय को बढ़ाते हुए आज हम अगले अध्याय पे आए हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मतलब किस तरह एक खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का उद्भव हुआ और उनको कैसे अलग रखा गया। इसके पीछे 2-3 पेज हैं जिसमें कुछ रेशम मार्ग का नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ रोम के साथ भारत के व्यापार के साक्ष्य दिए हुए हैं और सिक्कों के बारे में है, जैसे आहत मुद्रा, कुषाण वंश के सिक्के, सातवाहन वंश के सिक्के। तो इनके बारे में हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे ही, इसलिए वो पेज मुझे थोड़ा सा जरूरी नहीं लगा यहाँ सामने लाना, इसलिए उस पर कोई डिस्कशन की बात नहीं है क्योंकि आगे पढ़ना ही है उसके बारे में। तो इसकी कहानी कुछ मतलब अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो आईएएस और पीसीएस दोनों के सवाल में पूछी गई है। मतलब यहां पर आज कई सारे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रभाकर नाम का एक लड़का था, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है प्रभाकर। तो किताबें सबके पास मौजूद हो गई हैं, नहीं है तो लोगों ने डाउनलोड कर लिया है ना, कुछ कमेंटवा भी कर दिया करिए, ठीक है। तो प्रभाकर नाम का एक लड़का था, वो देख रहा था, लोहार की दुकान पे बैठा था कि किस तरह वो लोहार जो है लोहे की वस्तुएं बना रहा है। ठीक, छोटे छोटे हंसिया बना रहा है, ठीक है, कुल्हाड़ी बना रहा है, छड़छी बना रहा है और देख रहा है एक छोटी सी बच्ची उसको उठा के लाके बेच रही है। और कहीं पर भट्टी जल रही है गरम गरम, तो वहां से गरम गरम लोहा निकाल रहा है, तो कोई उस लोहे को पीटने का काम कर रहा है। ये देखकर काफी मजा आ रहा है प्रभाकर को। और प्रभाकर के मन में जो सवाल आता है उसी की व्याख्या चैप्टर करता है, लोहे के औजार और खेती। ठीक, लोहे के औजार और खेती। अब मुद्दा क्या है, ये बात सबसे खास बात यहां पर क्या आती है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। आपने शुरू के अध्यायों में इसका अध्ययन किया है। बात क्या है, ऐसा नहीं, मौसम बदल रहा है ना इसलिए थोड़ा सा दाएं बाएं हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले खेती नहीं होती थी, खेती होती थी, लेकिन उस समय मिट्टी के हल या पत्थर के हल को, फार को बनाया जाता था। लेकिन जब लोहा आया तो कृषि के फील्ड में एक क्रांति सी आ गई। जैसे क्या है, पहले लैंडलाइन फोन था, ठीक है, कंप्यूटर आया, ठीक, लेकिन जब मोबाइल आया तो एक क्रांति सी आ गई लोगों के बीच में, सभी के हाथों में मोबाइल। आदमी आज के डेट में अपन पर्स भुलाई जाए लेकिन मोबाइल ना भुलाए। तो उसी तरह जब लोहे की खोज हुई तो कृषि की फील्ड में क्रांति सी आई। उसी चीज की व्याख्या कर रहा है। लोहे का प्रयोग आज एक काम बात है और लोहे की जो चीजें हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। जाहिर सी बात है भाई, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं वो भी लोहे का है, ठीक है, हम चूल्हे पे या गैस पे खाना बना रहे हैं वो भी लोहे का है, लाइटर है वो भी लोहे का है, चिमटा तावा यूज कर रहे हैं लोहे का है। तो इस उप महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में, ठीक, 1000 पहले भी बताया हूं लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग में फिर से समझा दे रहा हूं। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हुई। कहां पर? अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर क्या हुआ? लोहे की खोज हुई। यही कारण है कि वैदिक युग को दो भागों में बांट दिया गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में लोहा आ गया था, इसीलिए ऋग्वैदिक की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशु आधारित थी और जब उत्तर वैदिक आया तो उसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो गई। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण काल मैंने बताया आपको, इसका उद्भव दक्षिण भारत में जनरली हुआ था। देखिए एनसीईआरटी की क्लास की यही खास बात होती है कि आगे का अध्याय आप तभी समझ सकते हैं जब पिछला अध्याय आप पढ़े। और आने वाला जो समय है वो नौकरियों का बहार है। खैर ये चीज कहते कहते तो लोग बूढ़े हो गए और मुझे भी ये चीज बार बार कहने का मतलब ये लगता है कि आपको लगता होगा कि सर अपने लिए कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं, वाकई में नौकरियां आने वाली है, ठीक है। महापाषाण काल के बारे में मैंने बताया, जनरली इसका उद्भव दक्षिण भारत में था, 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें लाशों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, बाउल्डर रखे जाते थे। तो वहां पर लाशों के साथ कई सारे भारी मात्रा में
लोहे की वस्तुएं पाई गई हैं। तो जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग लोहे से क्या थे, परिचित थे। अब भाई लोहा से परिचित रहेंगे तो तभी तो लोहे के औजार मिलेंगे। तो कह रहा है इस बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। किताब तो ये कह दी, लेकिन गौरव पांडे ने समझा दिया आपको। समझ रहे हैं? करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल, ये सब शामिल थे। ये भी लिखा अध्याय 5 में तुम पढ़ चुके हो। 2500 साल पहले कहने का मतलब ये 500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो भाई 500 ईसा पूर्व मतलब क्या? महाजनपदों का उदय हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग राजवंशों की अब स्थापना हो रही है। तो भाई उन लोग क्या करते थे कि लोहे से अलग अलग औजार बनाते थे। जंगल की लकड़ियां काट कर महल बनाना, जंगल की लकड़ियों से अपने घर के बेड़े को बनाना, ठीक, जंगल साफ करना, रहने लायक वो करना, और कृषि करना। तो यही ये बात कहा है आपसे। अब सबसे बड़ा ये आता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, और नीचे वाला समझिएगा। ये यहाँ पे चित्र दिया है औजारों की सूची में। इन चित्रों में का नाम चुनो, हसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी। अब ये देखो, ये सड़सी हो गई, ठीक, सड़सी हो गई जिससे कढ़ाई पकड़ते हैं। ये क्या कहते हैं, हसिया हो गया। क्या हो गया, हसिया। ये हो गया कुल्हाड़ी। ये सब जानते हैं, बचपन में ये सब बहुत किए हैं। हसिया उसिया लई के गेहूं वहूं बहुत काटे हैं। कुल्हाड़ी लई के पेड़ और काटे, मजा आता था। ठंडी का मौसम आ रहा है, गांव में तपता बढ़ता था, कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काट रहे। एक बार तो हम अपने गोड़वा मार ले रहे, लगा था पैर कट जाएगा। एकदम जो घुटना घुटना कह रहे हैं, पैर की एड़ी के पास जो हड्डी होती है उसे पट्ट से लगी थी। अब यह सरा उठा के कैमरा में दिखा नहीं सकते, बता रहे, लेकिन सीखे। आजकल यही लोग जिम में जाकर हैमर मारते हैं, यार मेरा बॉडी बनेगा हैमर। गांव जा, चाट की लकड़ी काटा ना, बॉडी अपने आप बन जाए। तो खैर हंसी मजाक की बात है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया अन्य कदम, सिंचाई। अब मनुष्य धीरे धीरे नए नए चीजों का आविष्कार करता है। जैसे जब हम लोग गांव में थे तो पहले हम लोग पनीर की सब्जी में मटर पनीर जानते थे। भाई मटर पनीर बन गया, महीना में एक आध बार बना, अचक के खाएंगे, सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन फिर देखा गया पनीर की कई सारी वैरायटीज आ गई, मटर पनीर, शाही पनीर, चिली पनीर, पनीर दो प्याजा, पता नहीं क्या क्या। तो मनुष्य कृषि जब उत्तम अवस्था में कर रहा है तो हर गांव नदी के किनारे तो बस नहीं सकता। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखें, कुछ गांव नदियों से दूर भी रहेंगे, तो वहां पर अब उनको सिंचाई की व्यवस्था करना है, क्योंकि अनाज उगाने के लिए जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो वही कह रहा है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। भाई अगर समृद्ध गांव नहीं है तो राजा छोड़ी आदमी न रही। जिस तरह कृषि के विकास के नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोग साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक, अब देखिए, नहरों के साक्ष्य तो मिलते नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, ना ही वैदिक युग में। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग नदियों से अब मोटी मोटी नालियां लेके आने लगे। नहर गांव में देखे होंगे, जिससे क्या होता है, चाचा कहते थे उठ नहर में पानी आया बाटे, खेतों में खोला ही कहा है। मार हम लोग एकदम पहिने एकदम गमछा लपेटे नहर में घुस जाते थे भाई, क्योंकि पारी पारी बटा रहता था। फलाने सुकुल 6 बजे तक सिंचिए, फलाने मिसिर 8 बजे तक मतलब सींचेंगे, फलाने 8 बजे के बाद। तो ज्यादातर हम लोगों की पारी रात में ही आती थी। तो बता रहे, तो इस समय लोग नहरों के साथ साथ कुएं, कुएं का देखे होंगे जो बैल चलता है और उसमें जो घूमता था पानी निकालने वाला सिस्टम, और तालाब तथा कृत्रिम जलाशयों का प्रयोग करने लगे सिंचाई का, उन क्षेत्रों पे जो क्षेत्र नदियों के पास नहीं बसते थे। तो अब आगे चलते हुए इस अध्याय में क्या मिलता है दोस्तों, खैर ये तो एक अलग चीज है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में परिवर्तन दिखाए गए, खाली स्थानों को भरो, ठीक है। अब खाली के स्थान को भरना ये आप लोग होमवर्क है, कर लीजिएगा, जो कि कभी करते नहीं आप लोग। गांवों में कौन रहते थे, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक। अब जैसे आज की डेट में कहा जाए गांवों में कौन रहते हैं, भाई वही ग्रामीण लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं। लेकिन आजकल गांवों में बिजनेसमैन भी रहते हैं। लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर गांव में जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो ये कह रहा है, इस लाइन को पढ़िएगा, मैंने इसीलिए कहा कि इसमें पैराग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में, दक्षिण और उत्तरी
हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाला कहा जाता था। ये पूछा जाता है कि तमिल के क्षेत्र में जिनके पास बड़ा भूस्वामी मतलब बड़ी जमीनें होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? पूछा गया सवाल है आईएएस का, वेल्लला। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूर और दास को कैडिसियर और अधिमई कहते थे। मतलब दास को अधिमई और भूमिहीन को कैडिसियर। सीधा जैसे आज की डेट में समझ लीजिए, जमींदार हो गया जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसान हो गए, ठीक, जिनके पास वो जमीनों के खेत में जमींदारों की जमीन में खेती कर रहे हैं। कुछ लोग हो गए जिनके पास जमीन नहीं है, कुछ किसानों के पास अपनी जमीनें भी होती हैं। कुछ ऐसे हो गए जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो अधिया और तिहाई पर खेती कर रहे हैं, भैया आधा अनाज हम रखेंगे, आधा अनाज आप रखेंगे। और कुछ दास लोग हो गए जो बाद में अनाजों को काट कर लेके आते हैं, ठीक है, धान पीटने के बाद जो हुआ उसमें क्या, अभी तो मशीनें आ गई हैं, ये सब चीजें देखने में एक अलग मजा होता था। रात रात भर धान की पिटाई होती थी, ओसाया जाता था, तो फिर उसमें से जो नीचे वाला पार्ट बचता था वो ये लोग लेके चले जाते थे। तो उसी को तमिल भाषा में क्या कहा गया कि जिनके पास बड़ा भू क्षेत्र होता था उन्हें वेल्लला, हलवाहे जो होते थे उड़वार, और भूमिहीन मजदूर को कैडिसियार और दास को अधिमई कहते थे। अब ये दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में क्या है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। कहने का मतलब यह पद वंशानुगत होता था, मतलब जमींदार की तरह पद। अब मान लीजिए कि अगर आने वाली पीढ़ी ठीक लायक है तब तो बड़ी अच्छी बात है। मान लीजिए कि आपके बाबा ने या मेरे बाबा ने 100 बीघा जमीन बनाई, तो भाई बाबा ने ना खेत बेचा ना कुछ बेचा, उसके बाद हमारे माँ बाप चाचा पिती आए, ये लोग भी खेत को वैसे ही रखे, नौकरी कर रहे हैं। हम लोग आए, हम लोगों का कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है कि भाई ये करना है। जमीन, बहुत लोग तो जमीन बेच बेच कर अपना जीवन चला रहे हैं। तो ये ज्यादातर पद वंशानुगत कब होता है, जब आने वाली पीढ़ी उस पद को संभाल लेती थी, तो उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। जैसे सेठ, जमींदार, अरे भैया देखा जमींदार आवा तहा, अरे खटिया खाली करा उनके ताई भैया बैठे जा। जमींदार बढ़िया एकदम सफेद गमछा उमछा डाई के, का हो 4 बीघा वाले खेतवा में तू बोले रहा जुताई करवा, ऐसन काम चली? हाँ महाराज कही दे। तो ये उत्तरी भारत में था कि जो बड़ा भूस्वामी होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे, और जनरली ये पद वंशानुगत होता था, मतलब उसका लड़का ही इस गद्दी पर क्या होता था, बैठता था। अगला पेज कहता है, यहां समझिएगा, यानी कि यह पद अनुवांशिक था, जो भी मैंने बताया। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यह भी मैंने बता दिया। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया। जैसे जमीन है तो अधिया तिहाई पे लोग आते थे मजदूर वगैरह खेती करने के लिए। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपते थे, और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जैसे भाई जमींदार है तो जरूर अपने जमीन का मालिक, लेकिन राजा जब होता था तो राजा को लगता था कि इसके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो इसे पता है कि किस प्रकार का कर या लगान लेना है और किस तरह लेना है। जैसे आपके पास लाख ज्ञान हो, लाख आपका सजेशन अच्छा हो, लेकिन आप बेरोजगार हैं तो आपके घर वालों को आपकी बात लपुर झैया लगेगी, कहीं हटावे के बात सारे के बेकार में नहीं, भले आपकी बात माने, लेकिन वहीं पर घर पे कोई नौकरी कर रहा है, भले सिपाही के पद पर है, वो कुछ बोले तो उसकी बात ज्ञानी लगती है। तो मतलब यहाँ कंपैरिजन क्या है कि जब राजा लोग होने लगे तो वो जिन जमींदारों को और किसानों से लगान वसूलने का अधिकार कर दे देते थे उस एरिया में, और भी जो किसानों के पास जमीन है। अब ये लोग न्यायाधीश और पुलिस का काम, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई रात में ही अनाज काट लिया और अनाज की चोरी कर रहा है, तो इनके जो सहायक होते थे, जो जमींदारों के अंडर में होते थे, वो इन पर देखते थे कि भैया, ए मालिक, वो देखिए अपना अनाज काट के रख लिए, वो कल कह रहे थे उनके पास अनाज नहीं हुआ, या जो लगान टाइम पे नहीं दे रहा तो उसके साथ न्याय भी करते थे कि भैया देखो तुमको 1 मोहलत दे रहे हैं, 2 मोहलत दे रहे हैं, नहीं दे पाओगे तुम्हारी जमीन मैं अपने नाम कर लूंगा। बाद में वो जमीन भले वो राजा को या ब्राह्मणों को या मंदिर मठों को क्या करते थे, गिफ्ट दे देते थे।
ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जैसा मैंने कहा कुछ किसान भी होते थे जिनके पास ग्राम भोजक इतनी जमीन नहीं होती थी पर थोड़ी बड़ी जमीन होती थी, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जब मेरे बाबा का देहांत हुआ, ठीक, तो मैं उस समय देखा कि जैसे बाबा उस समय जैसे गांव में क्या होता है, इसको कोई अन्यथा मत लीजिएगा, गांव में क्या है कि बहुत ज्यादा सेपरेशन होते हैं, ठीक, और कई सारे गांव के लोग ऐसे होते हैं जो दास तो नहीं कह सकते आज की डेट में, मजदूर टाइप पे होते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती, वो दूसरों के खेत पर खेती करके क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो मेरे बाबा के बचपने से बाबा बताते थे कहानी कि दो चार घर ऐसे थे, वो हमसे कहते भी थे या अपने पुत्रों से भी कहे कि बेटवा जौने दिन हम ना रहा, परेशान ना होया, फिर तू वहन, फकीरे हैं और वकीले हैं, ये तीन घर तोरे किया हमेशा खेती में काम करी है। ये नहीं था कि उन्हें हम जबरदस्ती काम करा रहे हैं, वो खुद जब मौसम होता था कृषि का वो खुद आ जाते थे, क्योंकि उन्हें भी अपना जीवन यापन करना है। ये तो जब से मनरेगा उनरेगा वाला सिस्टम आ गया, फ्री में दाल चावल मिल रहा है ना, तब से आदमी कुछ कर नहीं रहा है। सुबह जा रहा है, राशन लेके चला आ रहा है, ठेका गांव गांव खुल गया, मार देसी पी के मस्त है, करना क्या है, इतना जीवन जीना है, ये कोई जीवन थोड़ी ना है। तो क्या था, जब बाबा का देहांत हुआ तो फिर तू फकीरे और वकीले ये तीनों लोग आए, बाल छिलवाए, जैसे बाल छिलवाना जब शुद्ध के दिन होता है, तीनों लोग आए, बाल छिलवाए। इनके पिता के पिता भी जो हैं वो भी हमारे परिवार के लिए काम करते थे। काम इन द सेंस क्या, वो एक परिवार की तरह होते थे। अब किसी की बेटी की शादी पड़ी है तो ऐसा नहीं कि उनको क्या कहते हैं कि ब्याज के रूप में पैसा देना है या कुछ देना है। बाबा सीधा ले 10 बोरिया आलू ले जा, 10 बोरिया गेहूं चावल ले जा, एक काम करा पूरी बनी 20 बोरिया गेहूं ले जा और ले 2-4 हजार रुपया 5 हजार रुपया और कुछ लागत बताया। इसलिए वो हम लोगों को मानते थे और इसीलिए आज मेरे संपूर्ण गांव में किसी क्या खेती होती तो भले कोई काम करने वाला मिले ना मिले, लेकिन होता है तो भैया पाड़े कुछ काम है, ये लगाव होता है। तो वही चीज ये बता रहा है कि गांव में कई सारे ऐसे स्त्री और पुरुष होते थे जिनके पास जनरली जमीन नहीं होती थी और वहां पर वो इन शब्दों को मजदूर और दास के रूप में प्रयोग कर रहा है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक। जैसे एक बार क्या हुआ भाई, बचपन का मजा लगे है, 22 इंची की साइकिल चलाते थे A1 वाली कैंची की तरह, पैर उसके सीट्स के लोहे के अंदर डाल के। तो होता क्या था, बाबा एक बार क्या कहे, ए भैया ए चला जा हुआ और जाई देखा यार ओकम कहे रे छठी हंसिया दे दे, मतलब दूसरे गांव में, मुरारचक गांव है, गांव से हमारे थोड़ा दूर। तो हम लोग साइकिल उठाते थे, अब अगल बगल भी पूछ लेते थे तो काट रहे हाँ हमरो बाबा दे यार, तो काट रहे हमरो पापा दिए हैं, तो वहां जाते थे हंसिया लाने। तो उसी तरह ये वहां पर क्या है, सिर्फ लोहे का ही काम होता था, ठीक, वो लोग लोहार टाइप के थे। तो उसी तरह इतिहासकार कह रहा है कि जो समृद्ध गांव होता है वो भले एक क्षेत्र में ना हो पर वो उसी शासन के क्षेत्र में रहता है। तो कई सारे ऐसे गांव थे जहां पर लोहार, बुनकर, बढ़ई, मतलब जो लकड़ी का काम करते थे, और शिल्पकार जो मूर्तियां वगैरह बनाते थे वो भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है, एक बार इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, ठीक है, ये 105 नंबर पेज में देखने को बोल रहा है, मुझे लगता है कि अगले अध्याय में, ये कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था और गांव में रहने वालों जिन जिनको तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो संगम साहित्य में पाए गए। मतलब संगम काल था, चोर चेर पांड्या जो थे, चोल चेर पांड्या जो राज थे, वो तीनों को मिलाकर संगम साहित्य बनता है, संगम काल था। तो संगम काल में क्या है कि जो समय वहां तमिल, दक्षिण भारत के हैं ये लोग, ये वंशज, ये वंश लोग, तो तमिल साहित्य में जिन जिन शब्दों का ये प्रयोग हुआ है अभी, जैसे अदमे ये सब हुआ है ऊपर, ये उन संगम साहित्यों में इन सब का प्रयोग होता है। क्योंकि क्या है दोस्तों, जो कवि वगैरह होते थे वो लोग जब राजा महाराजा के दरबारों में रहते थे तो उनके बारे में लिखते थे। अब जैसे आप इतिहास की क्लास देख रहे हैं तो आप इतिहास के बारे में लिखेंगे ना, साइंस तो लिख नहीं देंगे। अब मान लीजिए आप हमको कहीं प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो आप करें देखा गौरव सर 1 किलो नेनुआ खरीदा था, 2 किलो आलू खरीदा था, वो भी देख रहे हैं।
तो ये जो कवि वगैरह होते थे, राजा लोग कहते थे जाइए हमारे राज वगैरह को घूमिए और वहां की बातों का वर्णन करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अर्थात मेरा पुत्र या उसका पुत्र जाने कि मेरे समय जनता कितनी संपन्न और खुशहाल थी। ए बाबू समझ में आया? अरे बाबू किसी और के होंगे, समझ में आया? अब देखिए नगर क्या कहती हैं, कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कला और पुरातत्व। खैर तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ठीक। अब हम बता देते हैं सीधी सी बात, जातक कथा सुने हैं? जातक कथा, जातक कथा बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था इसमें तो बताया था। ये गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएं हैं, ठीक। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएं जो है जातक कथाएं हैं। इसमें जनरली गांवों के बारे में जिक्र मिलता है। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया है। मतलब बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जो थे, जब वो गांवों में जाकर घूम घूम कर प्रचार करते थे, क्योंकि इस समय नगरीकरण हुआ नहीं था, तो वहां पे जो आम जनता रहती थी वो किस तरह उनका आदर सम्मान करती थी, किस तरह उनकी मदद करती थी। जैसे वो गए बौद्ध विहार में रुके हैं, भाई भिक्षु हैं, तो वहां की आम जनता क्या करती थी, ले जाकर फल फूल अनाज ड्राई फ्रूट्स ये सब देती थी। उसके बदले वो उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान देते थे। कुछ लोग उनकी सेवा भी करते थे, हाथ पैर भी दबाते थे। आगे चलकर कुछ लोग इस संघ का हिस्सा ही बन जाते थे। तो कहने का मतलब बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों ने ही जातक कथाएं लिखी हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की घटनाओं का वर्णन है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। जातक कथा की एक कथा है जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो गरीब है वो कैसे धीरे धीरे क्या होता है, अमीर बन जाता है। अमीर बनने के लिए क्या है, चतुराई चाहिए और व्यवहार चाहिए, दोनों चीज। जैसे अभी हमारा चैनल है, हमने मान लीजिए कि 2015-16 से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। एक दिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर और देखा जाने वाला चैनल बन जाएगा। तो ये कहानी बड़ी मजेदार है। था क्या, एक व्यक्ति था, मैं बता देता हूं, इस पूरी कहानियों का सारांश बता देता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। हुआ क्या कि एक शहर में एक व्यक्ति था जिसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। फिर हम इसको आधुनिक डेट में आपको कंपेयर कर देंगे। तो गरीब आदमी था, तो मरा हुआ चूहा था, क्या करेगा, तो वो उसने एक दुकानदार को बेचा जिसके पास बिल्ली थी। बिल्ली चूहा खाती थी, उसने उसको बेच दिया, ठीक। किसको? भोजनालय में बिल्ली के लिए, 1 सिक्के में। अब क्या हुआ कि 1 सिक्के में बेच दिया, उसके पास 1 रुपए हो गया, रखा रहा। उसने देखा कि एक दिन खूब आंधी तूफान आया और राजा के महल के आसपास कई सारे पेड़ और पत्तियां जो हैं गिर गए। राजा के जो माली थे उसे साफ नहीं कर पा रहे थे, तो इसने उनसे कहा, मालियों से, कि अगर मैं इसे साफ कर दूंगा तो क्या ये मैं लकड़ियां और पत्ते ले जा सकता हूं? माली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम क्या करेंगे इसका। जैसे होली, जैसे अभी दीपावली बीती, घर की सफाई कर रहे होंगे, बहुत लोग अमीर लोग नहीं कर पाते हैं तो लेबर लोग को बुला लेते हैं, दिहाड़ी पे करते हैं। उसी तरह इस व्यक्ति की चतुराई देखिए कि उस वहां पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम तुम सबको मिठाई मिलेगी। जैसे जब गांव में धान कटता था, ठीक है, मतलब धान या गेहूं, गांव में क्या है, जैसे आंधी आया, तूफान आया, महुआ गिरा, खूब महुआ गिरा। अब लगभग 40-50 महुए के पेड़ है, तो हम हर जगह महुआ तो बिन नहीं सकते। तो गांव के जो लड़के होते हैं उनसे कहते थे, चला आज महुआ कुल बिन के लाया, और समझा सबका 10-10 रुपया मिली, और जे सबसे ज्यादा महुआ बिनेगा उसका 15 रुपया दे। तो उस पैसे के लालच में, तो मिठाई के लालच में वो बच्चे जो थे, क्या हुआ, पूरा लकड़ी और पत्ते बिने और उसको ले जाकर ये शहर के बाहर इकट्ठा कर दिया। कौन? वही चतुर व्यक्ति। अब क्या हुआ, यहां देख, क्या हुआ कि देखते देखते बगीचे का तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा और उसने पूरे ढेर को, ठीक इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। मतलब अब भाई
बर्तन वगैरह पकाने के लिए आग की जरूरत होती ही होती है। अब जब आग की जरूरत होती है तो उसके लिए लकड़ी और पत्ते चाहिए ही भट्टी को जलाने के लिए। तो जब भाई राजमहल है, राजमहल के पास ही कुमार वगैरह सब रहते थे, वो सोचा मैं इतनी दूर क्यों जाऊं, मैं इसी व्यक्ति से खरीद लेता हूं। समझिए चतुराई देखिए, उसने राजमहल के आगे ही ढेर लगा दिया, कुछ पैसे और मिल गए, उसने खरीद लिया। फिर इस व्यक्ति को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा व्यवहार कमाना पड़ेगा। उसने उसमें से कुछ पैसों से लगभग 500 लोगों को, 500 ऐसे लोग जो निर्धन थे, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उनको कुछ खिलाया, पानी पिलाया, और वो सब बहुत खुश हो गए। सब उसको आशीर्वाद दिए और बोले मैं तुम्हारी सहायता किस तरह कर सकता हूं। जैसे आज का तो कलयुग है, आज तो आप किसी के लिए करिए तो वो खोजता है कि कब आप पीछे घूमे उलात मार दे। लेकिन उसमें से भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि भैया आपने हमारी मदद की, भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बताइएगा। तो इसने कहा कि मुझे अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तब क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। अच्छी बात है। फिर इस निर्धन व्यक्ति की मुलाकात एक व्यापारी से हो गई। इस व्यापारी ने, यहां देखिए देखिए क्या हुआ कि उस व्यापारी ने कहा, ठीक, व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। एक व्यापारी से दोस्ती की जो मैंने बताया। अब जो 500 घोड़े जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको खाने के लिए घास भी चाहिए शहर में। तो ये उन्हीं 50 लोगों के पास गया जिनको इसने पानी पिलाया था। वो लोग घास काटने वाले थे, दास टाइप के गरीब लोग थे जो कहीं काम करते थे। उसने कहा कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये करिए कि आप सब लोग मुझे क्या है कि क्या करिए, हमको गट्ठा दे दीजिए घास का। कुल मिलाकर 500 घास के गट्ठे इसने खरीदा, और इसने खरीदा नहीं, उनसे एहसान के रूप में लिया, जो उसने एहसान किया था। और कहा कि एक और विनती है, जब तक मेरे गट्ठे नहीं खत्म हो जाते तब तक आप लोग अपने घास के गट्ठे मत बेचिएगा। समझिए बात को, कब एहसान का उसने अपना फर्ज चुकाया। तो 500 घोड़ों को 500 घासों के गट्ठे देने के बाद क्या हुआ कि उस घोड़े के व्यापारी ने सभी के सभी घास युवक से 1000 सिक्के में खरीद लिया। एक सिक्का मरे हुए चूहे से उस इंसान ने 1000 सिक्के, क्योंकि भाई व्यापारी किसी दास के पास जाता तो कहते थे हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने इससे वादा कर रखा था कि हम नहीं देंगे। और इसी ने सारे के सारे गट्ठर बेच दिए, कट्ठा जिसको या गट्ठर कहिए। तो 1000 रुपए हो गया। मतलब जातक कथा में है कि अगर किसी व्यक्ति को अमीर होना है तो उसकी चतुराई और दिमाग का उपयोग, जैसे आज की डेट में इंटरप्टर होते हैं, जैसे जो आपका देखिए जेप्टो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, क्या है ये? कुछ नहीं है। इनका खुद का रेस्टोरेंट भी नहीं है। खाना बनाए कोई और, पकाए कोई और, मालिक हो कोई और, डिलीवरी दे कोई और, पैसा ये कमा रहे हैं। समझ रहे हैं चतुराई अमीर बनने का। खेती करे किसान, भेजे बाजार में, बाजार से खरीदे जमी अमीर लोग। फायदा किसको हो रहा है? जो बिचौलिए हैं और अमीर वर्ग के लोग। तो इसी तरह जातक कथाओं में कई सारी कहानियों का वर्णन है जो उस समय गांव में घटती थी। आपने भी सुना होगा, ए भैया उनके लगे कुछ ना रहा 25 साल पहले, आज देखा था करोड़पति हो गया। तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं, मजा आता है एनसीईआरटी में इन सब कहानियों को पढ़ने पर। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, जैसे शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे, और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते रहते थे। जैसे गांव का अगर आपका पुराना घर हो तो रोशनदान वगैरह देखे होंगे, या छत पे रेलिंग वगैरह देखे होंगे, तो देखे होंगे ज्यादातर पत्थरों के होते थे डिजाइन। मतलब जैसे कोई महिला बनी है इसे सुराही लेकर, कोई ऐसे करके खड़ी है, ठीक है। अरे आजकल सदिया बियाह में जाइए, नकली 2 मूर्ति गेट पे खड़ी रहेगी खूबसूरत सी ऐसे, कबो कबो तो लगता है कि असली की है, नमस्ते कर रही है, फिर लगता है नहीं मूर्ति है। तो उस समय के शिल्पकार क्या है, इस तरह की डिजाइन करते हैं, और जिसके साक्ष्य खुदाई वगैरह में पाए गए हैं, तो वही अन्य स्रोत भी बता रहे हैं कि कथाओं के अलावा ऐसे शिल्पकारों द्वारा बनाए गए अन्य स्रोत भी हैं जिससे हम जान सकते हैं कि गांव समृद्ध था, गांव खुशहाल था।
अगला पेज कहता है, यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बड़ी बड़ी नालियां अंडरग्राउंड बनी है, पिट होल, कूड़ेदान। आज की डेट में कूड़ा का है, मनई दिन भर झाड़ू लगाई, कूड़ा भर इस घर के पीछे फेंक दिया, बहुत जने घर के आगे फेंक देंगे, ठीक है। ये कूड़ादान है आज की डेट में, नाली है ये नहीं है, पानी भर लबालब भर गया। तो कह रहा है कि यहां पर ये देखिए, दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था का एक ऐसा भिन्न है। हड़प्पा की जल निकासन प्रणाली बता रहा है। सांची की मूर्ति कला या मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला है, ठीक, यह मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। इसको अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सांची का जो स्तूप है वहां पर ये जो चित्रकारी की गई है, किस पर, पत्थरों पर, तो ये कौन किया है, शिल्पकार किए हैं। मतलब शिल्पकार की जो इतनी अच्छी, इतनी प्रसिद्ध रचनाएं जो देखने को मिल रही हैं सांची में, उसके बारे में इतिहासकार क्या कर रहा है, इस बात का वर्णन कर रहा है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे 11वें अध्याय। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसा कि तुमने पढ़ा था, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे थे। परकोट मतलब किला, ठीक, परकोट मतलब किला से घिरे हुए थे। पढ़ा है चैप्टर 5। अब जो आज की क्लास देख रहा है, पिछली क्लास नहीं देख रहा है, तो कैसे समझ में आए, देख लीजिए। जरूरी एनसीईआरटी, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो, या वनडे की, कुछ भी। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, वही वलय कूप वाला, ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। मतलब ये जो वलय कूप था, जल निकालने वाली व्यवस्था, ये घरों में पाए गए हैं। जैसे नाली, भाई घर बना है, गड्ढा करके लंबी सी नाली कर दी है नीचे, उसमें कूड़ा डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, वो बाहर निकल जा रहा है, ना शहर गंदा हो रहा है, ना घर गंदा हो रहा है। आजकल तो बगल वाले सोचते हैं सामने वाले घर में कितना गंदगी कर दें, या किराएदार लोग जो रहते हैं वह सोचते हैं, वो अपना घर की तरह समझते ही नहीं है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं, ठीक, महल के अवशेष, बाजार और आम घरों के बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज्यादा समय तक न टिक पाए हों, और भविष्य में इसका खोज कर सकते हैं इतिहासकार। मतलब जो गांव होते थे, यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा है, खुशहाल गांव, क्योंकि हड़प्पा नगरी सभ्यता के बाद टोटली ग्रामीण सभ्यता आ जाती है। तो इस समय जैसे जो महल वगैरह पाए गए, वो ज्यादातर लकड़ी के होंगे, जो घर होंगे वो कच्ची ईंटों या मिट्टी के बने होंगे, या छप्पर के होंगे, छान के, तो नष्ट हो जाते हैं समय के हिसाब से, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। अब जैसे चंद्रगुप्त की लकड़ी का महल था, जिसका वर्णन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का, मैंने पढ़ाया है पीछे। तो उसी तरह इस समय क्या है, ग्रामीण में पक्की ईंटों का कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसके ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। एक मिनट, पहले पैराग्राफ पढ़ दूं तब समझाता हूं। जिन जिन, ठीक, जिन 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 पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है, ठीक। मानचित्र 7 मतलब 105 नंबर पे कोई मैप है, उसमें भरूच, मतलब इसको भड़ौच समझ लीजिए, भड़ौच बंदरगाह, ठीक, गुजरात में है। इसको खोजने को कह रहा है, मैं यही बता दे रहा हूं। क्योंकि प्राचीन भारत में जो भड़ौच बंदरगाह था या भरूच बंदरगाह था, वो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, वहीं से ज्यादातर व्यापार वगैरह होते थे। तो जब दूसरे देश के लोग, यात्री या नाविक आते थे भारत के साथ व्यापार करने, तो ऐसा तो था नहीं कि नाव खड़ा किए सब वहीं मिल गया। वो बाजार वगैरह में जाएंगे सामान खरीदने, जो भी सामान के लिए आए हो, मसाला, हीरा मोती या लकड़ी की बनी वस्तुओं के लिए। तो वैसे ही नाविक क्या है, भारत के बाजारों का वर्णन अपनी अध्यायों में किए हैं, अपनी किताबों में किए हैं। क्योंकि उन लोगों को 6-6 महीना, 8-8 महीना टाइम लगता था आने जाने में, तो वो लोग बैठ के अपना लिखते थे कि आज मैं भारत के भरूच बंदरगाह पर गया, वहां से आज मैं इस बाजार में गया, मुझे इतनी सारी खूबसूरत चीजें देखने को मिली। तो वही बात कह रहा है, जैसे यहां पर ये मिलता है बेरी गाजा, ठीक है, जो कि भरूच का यूनानी नाम है, की कहानी, ठीक है। मतलब भड़ौच बंदरगाह की कहानी बता रहा है, तो कोई यूनानी यात्री है जिसने इसका उल्लेख बेरी गाजा के नाम से किया है।
अपने यहाँ जाकर लिखा है उसने, उस चीज को पाया गया कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब भड़ौज बंदरगाह के पास, जो भड़ौज बंदरगाह तक आने के लिए बहुत पतला रास्ता था नदी का, और जो लोग समुद्रों में तैर के आए हैं उनके लिए दिक्कत होती थी। समझिए मेरी बात को। अब जैसे मान लीजिए कि जो लोग हाईवे पे ही लगातार गाड़ी चला रहे हैं, उनसे कई दिन हमरे गांव में लेके चला जाए, पक्का खेतन गिर जाएंगे। तो उस तरह वहां के भड़ौच के आसपास जो मछुआरे होते थे या जो नाविक होते थे, वो मदद करते थे इनकी नावों को बंदरगाह तक लाने के लिए। तो वही कह रहा है कि भाई राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में, बेरी गाजा मतलब भड़ौच में शराब, वह हमारा देश शुरू से था, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक, यहां से लोग ले जाते थे। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्लियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। निर्यात और आयात। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े। जनरली ये हमारे यहाँ से जाता था, ठीक है, और ये वो लोग लेके आते थे नाविक। अब राजा आए तो भाई व्यापारी कोई बड़ा आया, राजा को पता चला कि सरे महाराज यूनान का एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, खूब पैसा वैसा लेके। तो राजा महाराजा के लिए उपहार में भाई शराब, वहां की लड़कियां, जैसा भी आजकल चलता है, सब लोग रसियन वाला सब रील फील बनाते हैं वल्गर चीजों का, तो ये सब राजा महाराजा के लिए वो व्यापारी क्या करते थे, गिफ्ट लाते थे कि महाराज ये आपका है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपने मुझे इतनी सेवा दी। जैसे क्या होता है, घर में आया कोई मेहमान, नानी आई या नाना है या बुआ है या कोई भी आए, आप उनकी खूब सेवा किए, बुआ कहीं ले तू हमार सेवा क्या, तू 100 रुपया ज्यादा ले ले। ठीक, तो उसी तरह जब राजा महाराजा इन नाविकों का, व्यापारियों का देख रेख करते थे, सुविधाएं देते थे, तो वो भी जाते जाते उन लोगों को गिफ्ट कर देते थे। गंदी चीज है सब, औरतें औरतें शराब वराब, सब पूरा कल्चर बर्बाद कर दिया है। सिक्के, सिक्कों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कुछ बताया है पिछली क्लास में, पिछली क्लास में एनसीईआरटी की। आहत सिक्के एक्चुअली क्या है, आहत जो सिक्के हैं या आहत मुद्रा, इसकी शुरुआत बौद्ध काल में हुई, याद रखिए, बौद्ध काल। फिर से समझा दे रहा हूं। और ये जो है जनरली चांदी का होता था, क्योंकि इस समय जो सिक्के थे वो पीट पीट कर बनाए जाते थे, इसीलिए इसको आहत सिक्का या आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मतलब होता है चोट लगना या पीटना। तो ये जो है वही पूरा वर्णन दिया है कि पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी तुमने देखा किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देख, ये ज्यादातर गोलाकार होते नहीं थे। अब भाई मान लीजिए कि आप पे कोनो मने पीटा थे का गोल हो जाए तो टेढ़ मेढ़ हो जाए। अरे आटा का लोई ले लीजिए, उसको पीटेंगे तो का सीधा रहेगा, बेलेंगे तब वो गोल रहेगा ना। तो इस समय इन सिक्कों को बनाया जाता था। अब ये कह रहे हैं कि आकृतियां, अब जैसे उन सिक्कों पर आकृतियां दी गई हैं तो उसको भी पीटा जाता था ताकि वो सिक्कों में समाहित हो जाए, आकार ले ले। अब जैसे आलू का पराठा बना रहे हैं आप, लोई बनाए, उसके अंदर आलू भरेंगे, फिर वो गोला करें, फिर ऐसे पीटते हैं ना कि अलुइया उसी में रहे। ठीक, लेकिन ज्यादा तेज से मत पीटिएगा, पिछा के निकल जाएगा इधर उधर से। तो इसी तरह क्या है कि सिक्के या मुद्रा जो होती थी इस समय वो पीट पीट कर बनाई जाती थी, इसलिए उसको क्या कहते थे, आहत मुद्रा। ए भाई समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, आप लोगों के लिए ही सब क्लास लेके आए हैं। ठीक है, पढ़ रही है, नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। अब यहां पर है कि विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा हो जा रहा है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। मतलब कह रहा है संगम साहित्य में कि इस समय संगम युग में जो न ज्यादातर समुद्र के किनारे के क्षेत्र थे वहां नमक पाया जाता था,
और विदेशी लोग यहाँ आते थे, खूब नमक खरीदते थे, क्योंकि हमारे यहाँ नमक जो है उच्च क्वालिटी का मिलता है। समझ रहे हैं? वही एक तो कविता है, इस कविता को क्या करेंगे पढ़ के, जले पे नमक मत छिड़को। नगर और अनेक गतिविधियों के केंद्र, मतलब जो अलग अलग नगर बने, हर नगरों में अलग अलग गतिविधियां होती थी। जैसे समझ लीजिए उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारत में, तो यहाँ पर अलग केंद्र है किसी चीजों का। पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो अलग केंद्र मिलेगा। अब जैसे यहाँ से आप प्रयागराज से बनारस जाइए, आपको वहां पर बनारसी साड़ियां मिलेंगी, उसका अलग केंद्र है। बीच में आपको मिर्जापुर पड़ता है, मिर्जापुर पड़ेगा तो वहां पर कालीन वगैरह मिलता है भदोही के पास। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के केंद्र थे जो सिर्फ वहीं मिलते थे, जैसे आज की डेट में। उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा उत्तर प्रदेश में है, क्या मानचित्र में देखेंगे, यह 250 साल से भी ज्यादा समय के एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम, मतलब इधर दिल्ली उल्ली होते हुए चला जाता था पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक भाई, मथुरा है तो भाई ये मथुरा है, अगर तो भाई उत्तर से पश्चिम रास्ता मतलब पाकिस्तान वगैरह से होते हुए रेशम मार्ग एक तरह का, और दूसरा क्या है, दक्षिण की ओर जाता था। ठीक, तो यही है। और यहाँ पर ये शहर चारों ओर से किले बंद थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास से किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। एक शॉर्ट बता देते हैं, आज की डेट में मथुरा आप देख ही रहे हैं। तो जो महाजनपदों का जब उदय हुआ तो उसमें जो मथुरा था, ठीक, मथुरा जो है वो बड़े बड़े किलों से घिरा रहता था और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक, वहां पर क्या है, जो आम जनता रहती थी उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था पशुपालक और कृषक लोग करते थे। और मथुरा मंदिर के लिए आज भी फेमस है, उस समय भी मंदिर। और मंदिर के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि वहां के जो शिल्पकार थे वो बेहतरीन तरह से मूर्तियां बनाते थे। क्योंकि कुछ कुछ मूर्तियां इतनी अच्छी होती है जिनको देखकर लगेगा कि ये आपसे बोल देंगी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी। कुषाण वंश कनिष्क की दूसरी राजधानी बनी और यहाँ पर एक कला का भी विकास हुआ कनिष्क के समय, जिसे मथुरा कला कहा गया। दो कला का विकास हुआ था, गांधार कला और मथुरा कला। और कनिष्क की दो राजधानी भी थी, पहली राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर, दूसरी थी मथुरा। वही कह रहा है, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सही है, लॉजिक सी बात है, सभी जानते हैं इसके बारे में। अब यहां देखिए, मथुरा के प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक, लिखा हुआ राधा कृष्ण या कृष्ण भगवान की जीवनी या किसी राजा के बारे में। जैसे कनिष्क की भी मूर्ति, एक बहुत बड़ी मूर्ति भी पाई गई है मथुरा से। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है कि आजकल जब हम मंदिरों में दान करते हैं तो उनके बारे में लिख उठता है, 101 रुपया 11 रुपया का नहीं लिखा जाता है। जैसे घंटी दान करें आप, बहुत बड़ा घंटा, तो उसमें लिख जाएगा, ठीक है, जैसे श्री राम उजागिर पांडे द्वारा इस मंदिर को यह घंट प्रदान किया गया, जैसे फलाने व्यक्ति के द्वारा इस मंदिर को 10 लाख का अनुदान दिया गया। तो उस बड़े बड़े राजा महाराजा या जो व्यापारी होते थे, तो जब वो आते थे उन मंदिरों में अनुदान देते थे, पैसे देते थे वहां के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बारे में वो अभिलेख क्या है, मंदिरों में लिखे गए हैं। शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। भाई ये सोनार कोई गरीब तो होते नहीं है, तो ये लोग, मतलब ये नहीं है कि जो क्या कहते हैं काम करते थे, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, जो वहां पर दान करते थे। और दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये कोई है नहीं कि कोई पैसे वाला ही करे। आज की डेट में पैसों से लोगों को वरीयता हो गई, पहले नहीं। मान लीजिए आप ईश्वर को 5,000 रुपए दान कर रहे हैं, या जैसे चंदा लोग काटने आते हैं, क्या जैसे दुर्गा पूजा बीत गया या काली पूजा में लोग चंदा काटने आते हैं,
जैसे आपने 501 रुपया दिया तो आपको पर्ची दे देते हैं, और एक पर्ची उनके पास भी रहती है कि उन्होंने 501 दिया। तो उसी प्रकार के जो व्यक्ति लोग ये दान वगैरह करते थे उनके बारे में क्या है वहां पर लिखा हुआ। क्लास समझ में आती है ना, मजा आता है ना? बता दिया करिए। शिल्प तथा शिल्पकार, ठीक, उत्तरी काले चमके पात्र, ये मृद भांड वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। ये मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी के तीसरे या चौथे अध्याय में बताया हुआ है। मृद भांड ही एक ऐसी चीज है जो कि हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल और वैदिक युग को एक दूसरे से अलग कर रही है, ये भी मुख्य कारण है। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, उत्तर भारत के क्षेत्रों से। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों का प्रमुख केंद्र था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। भाई कपड़ों की बुनाई सिलाई जितना अच्छा स्त्री कर लेगी उतना अच्छा पुरुष तो कर नहीं पाएगा। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते थे, जिन्हें क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। 4-5 बार ये सवाल आ चुका है ये स्पीसीज में। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जैसे शिल्पकार और व्यापारी लोग मिलकर अपना संघ बना लेते थे, ठीक है। जैसे आज की डेट में कोलैबोरेशन होता है, जैसे एलन मस्क क्यों इतना अमीर हुआ? उसका दिमाग तो था ही, लेकिन वो जब देखता है कि नहीं ये व्यक्ति टेक्निकल की फील्ड में कुछ नया कर रहा है तो तुरंत उसको रख लेता है। तो उसके साथ क्या कर रहा है? वो कोलैबोरेट कर रहा है। तो इसी तरह प्राचीन भारत में भी क्या था कि जो शिल्पकार और व्यापारी होते थे वो एक दूसरे के साथ अपना संघ बना लेते थे और इनके अलग अलग काम होते थे। अब शिल्पकार का काम है क्या? बनाना। तो वो कच्चा माल वगैरह जो है वो मजदूरों को या पुरुष और स्त्रियों को प्रोवाइड कराते थे जो इनका काम करते थे। और व्यापारी क्या है? फिर उन सामानों का व्यापार करते थे। और क्या है कि जैसे पैसा आया तो पैसे को जमा रखते थे, पैसा किस तरह देना है ये, और कुछ पैसा मंदिरों को और धार्मिक स्थानों पर और ब्राह्मणों को दान के रूप में दे देते थे कि अगर मैंने किसी को ठगा है, कोई गलती की है तो प्रभु माफ करिएगा। अब अगला जो लाइन है ना वो तो ज्यादा वो है नहीं, लेकिन ठीक है इसको बता देते हैं। यहाँ पर है कि सूत काटने और बुनने के नियम जो है क्लास 7 मतलब लास्ट क्लास में अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। बात क्या है कि जो ये सूत की कटाई और बुनाई होती थी, पूरा कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सारांश में बता देते हैं। जैसे सूत की कटाई और बुनाई जो होती थी वो ज्यादातर देख रेख में होती थी। जैसे होता नहीं है वर्कशॉप है तो जहां मजदूर लोग काम कर रहे हैं फिर उनको देखने वाला एक व्यक्ति होता है, तो उसी तरह देख रेख में होती थी। कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई खराब तो नहीं बना रहा है, कहीं जैसा कहा गया है वैसा तो वो कर नहीं रहा है। तो इस तरह क्या है, दो तरह के लोग होते थे। कुछ स्त्रियां होती थी जो कारखानों में जाकर काम करती थी और कुछ स्त्रियां होती थी जो घरों में काम करती थी, ठीक। तो वहां पर क्या है वो सामान दास और दासियों के द्वारा भिजवाया जाता था रानी लोगों के पास। उन लोगों को भी अच्छा लगता था सिलाई और बुनाई का काम, तो वो लोग भी करते थे। और जो महिलाएं कारखाने में काम करती थी उन्हें सुबह तड़के सुबह ही माल को लेकर कारखाने में पहुंचना होता था, ताकि सूर्य की जो उगती किरण है उसे अच्छे से रेशमी वाली चीजों को क्या हो चेक कर सके कि किस प्रकार का पदार्थ लगा हुआ है। और अगर कोई काम ढंग से नहीं करता था, चोरी करता था, तो उसको दंड दिया जाता था, उसके अंगूठे को काट दिया जाता था। सिलना बोलना ऐसे ही हो, जब अंगूठे न रही तो ऐसे ऐसे कैसे सिएंगे। तो वही चीज ये पूरी कहानी कह रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सूक्ष्म निरीक्षण आर्का मेडू, ठीक। फिर वो लिखा है दक्षिण भारत में है, पृष्ठ 105 में देखेंगे, जब देखेंगे तब देखेंगे। आर्का मेडू पुद्दचेरी में है, मतलब पौंडीचेरी में है। 88 पृष्ठ में रोम के बारे में जानकारी पढ़ लो। रोम के बारे में जानकारी क्या पढ़ने, लास्ट क्लास में तो बताया ही था, जो लास्ट टॉपिक था रोम के बारे में। ए बाबू अब आप सोच रहे हैं सर लास्ट क्लास कहाँ मिलेगी,
तो गौरव पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट खोल लीजिए। यहां पर क्या है कि 2200 से 1900 साल पहले आर्किमिडीज एक पत्तन था, मतलब बंदरगाह था। यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे और यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो, या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा से पात्र मिले हैं। समझा रहा हूं, बड़े बड़े गोदाम होते थे भाई, गोदाम में ही सामान रखेंगे, तो यहाँ पर पौंडीचेरी में क्या है, ईंटों से बना एक बहुत बड़ा गोदाम पाया गया है। अब क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो सामान आते हैं उसमें एक एम्फोरा जैसे पात्र पाया गया है। अब आप कहेंगे सर एम्फोरा क्या होता है? कुछ नहीं, एम्फोरा ऐसे होता है, जैसे आप पिक्चर वगैरह देखे होंगे, आजकल ऐतिहासिक पिक्चर जरूर बहुत सारी आती हैं, तो ऐसे ऐसे पात्र होता है जिसमें शराब वगैरह रखी जाती है। ठीक नीचे नुकीला होता है, क्यों? ताकि उसको बालू वगैरह में गाड़ सके, भट्ठी में लगा सके, और दोनों साइड पकड़ने के चुल्ले होते थे, जैसे कढ़ाई में होता था कि उठाना है तो दोनों तरफ आदमी पकड़ के उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए। लकड़ियों के सहारे टेक देना, उसमें रेतीली चीजों में गाड़ देना, इसी को कहते हैं एम्फोरा डिजाइन। तो एम्फोरा क्या है? जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, जैसा कि मैंने बताया। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मतलब यहां से आर्किमिडीज से कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिसमें एरेटाइन जैसे मुहर लगी है, जो कि इटली का एक शहर है, और इसे मुहर में सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया। जैसे ये सांचा है, अब ये कहाँ का है, किस देश का है? तो गीली मिट्टी को रखकर इस पर ऐसे दबा दबा कर मुहर बनाया गया है, जिससे पता चलता है वो इटली का है। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, आजकल तो सभी पर लोग जाते हैं, कहते हैं भाई एक काम करना, ये वाला ब्रांड देना। अच्छा, ये वाला, ओ माय गॉड, अच्छा इससे महंगा वाला ब्रांड देना, जो विदेशी है वो देना, विदेशी वाला देना। समझिए मेरी बात। तो आप कैसे उसके लेबल से आप ये कैटेगराइज करते हैं कि कौन किस देश का है। तो उसी तरह ये लोग भी अपनी चीजों पर मोहरे लगाते थे, जिससे यह पता चलता था कि यह किस देश का है, किस कोटि का है। तो वही बात है और कुछ है नहीं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वो यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, और यहाँ पर शीशे और बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले। जब भारत में हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ तो वो भारत में बसने लगे और उन्होंने भारत की संस्कृति को अपनाया, और उसके साथ साथ अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कहाँ किया? भारत में। तो भले उनकी चीजें रोमन जैसी हैं, जैसे रोम में पाए गए, लेकिन वो भारत में ही बनाए गए। यही बात ये कहना चाह रहा है, जैसे कांच के बर्तन, शीशे के बर्तन, ये सब रोम की डिजाइन है, लेकिन कहाँ बनाई गई है? भारत में ही। अब जैसे मान लीजिए क्या है, मोमो, मोमो हमारा फूड है नहीं, मोमो दूसरे देश का, नेपाली का फूड है, नेपाल देश का, लेकिन आजकल हम लोग, हमारे क्या ही बनता है मोमो, दही मोमो, दही मोमो, मोमो खाओ। और यहाँ पर ये मिट्टी का बर्तन मिला है जिसमें ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखा हुआ है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया है, अशोक वाले में, कि किस तरह ब्राह्मी लिपि का एक अक्षर कई सारे अक्षरों से मिलता है जो आज की डेट में प्रयोग होते हैं। देख लीजिएगा लास्ट क्लास। अच्छा खत्म हो गया, चलिए। ये क्या है भाई? रोम के बारे में। रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक, बताऊंगा ये कहानी। एडवाकॉट, यह यूरोप का सबसे पुराना शहर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था अगस्टस, ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था, क्या कहा था भाई? दुनिया के 7 अजूबों में ये भी है रोम का शहर। कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए।
अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए, चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम देख सकते थे। जैसे पिक्चर वगैरह में दिखाया जाता है, दो ठो सैनिक लड़ रहे हैं और जनता बैठ रही, हो वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीजें, इसकी शुरुआत रोम से ही हुई है। ठीक, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये कहानी है। कहानी क्या है कि जब रोम पर आक्रमण हो रहा था तो रोम का राजा शराब में धुत बैठकर सौंदर्यों का नाच देख रहा था और बांसुरी बजा रहा था। रोम जल रहा था, जनता आके कह रही थी कि रोम तहस नहस हो रहा था, लेकिन नहीं, उसे तो नाच देखना था। पूरा रोम तबाह हो गया। फिर धीरे धीरे वहां के लोगों ने रोम को बिल्ट किया कई सौ सालों बाद। आज ज्यादातर हिस्सा जो फ्रांस का है, आज जानते हैं आप अस्त्र शस्त्र में 5वें नंबर पे है शायद। तो रोम इज नॉट बिल्ट इन इट इसीलिए कहा जाता है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, अरे भैया हम 10 दिन क्लास पढ़ाए, कुछ नहीं हो रहा है, कोई देख नहीं रहा, व्यू नहीं आ रहा है। नहीं, इट्स नॉट बिल्ट इन अ डे। इफ रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे देन यू कांट बी बिल्ट इन अ डे। किस्मत आपकी पलटेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी किस्मत को पलट सकते हैं, ये जरूर आपके हाथ में है। इस लाइन को याद रखिएगा। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। अब साथ में जाके थोड़ो नहाए क्यों। यहाँ लोग दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागार, फव्वारे और घुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। कहने का मतलब, जो इसने रोम का निर्माण करवाया था अगस्टस ने, उसके आने वाली पीढ़ियों ने, उसने इतना खूबसूरत बनाया कि वहां सारी प्रकार की सुविधाएं होती थी। अब जब एक ही जगह सारी जनता बैठ रही है तो मेल मिलाप, प्रेम व्यवहार तो रहेगा ही। तो यही खास बात किसकी है? रोम की। और यही पूरी एनसीईआरटी खास बात होती है कि लास्ट में वो दूसरे देश का भी इतिहास आपको बता देता है, जिससे विश्व के इतिहास को आगे चलकर समझने में आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये था 8वां अध्याय। फिर अगले अध्याय के साथ कल मिलेंगे। क्लास को दोस्तों देखते जाइए, शेयर करते जाइएगा, चैनल को लोगों तक सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, मतलब जो सब्सक्राइब किए दोबारा मत करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आपका प्रेम ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।